तो ये एग्जांपल करते हैं। इन द सर्किट बिलो, है ना, सर्किट में दो रजिस्टर्स हैं R1 R2, दोनों की वैल्यू दे रखी है, और एक इंडक्टर है L, उसकी वैल्यू दे रखी है, और बैटरी का ईएमएफ दे रखा है। क्या पूछा है? फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर एंड इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो स्विच को हमने t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, एंड एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या हुआ है? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सब पार्ट 1 करते हैं। सब पार्ट 1 एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सर्किट में जब करंट स्टार्ट होता है तो उस सर्किट के जिस पार्ट में इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट के रूप में काम करता है, इंडक्टर ओपन सर्किट के रूप में काम करता है। मतलब इंडक्टर जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर जो है वो इस तरह से बिहेव करेगा, ये व्हाइट वाला जो मैंने बना दिया। ठीक है, और इस तरह से क्यों बिहेव करता है? क्योंकि जो भी ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होने वाला होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट ईएमएफ इंडक्टर जो है वो इंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अपने थ्रू करंट नहीं पास होने देता इंडक्टर t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट क्या हो जाएगा? जैसे इसमें अपन करंट I1 बोल देते हैं, इसमें I2, और इसमें जो इंडक्टर में करंट है उसको I3 बोल देते हैं। ठीक है, तो I1 इनिशियल है ना, शुरू में, ये किसके बराबर हो जाएगा? I2 इनिशियल के बराबर हो जाएगा। I2 इनिशियल है ना, इंडक्टर के थ्रू तो करंट पास ही नहीं कर रहा, ये कितना हो जाएगा? E अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6। ये कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। इनिशियल करंट R1 R2 में 2 एम्पियर है, और इनिशियल करंट इंडक्टर में I3I ये कितना हो गया? 0 एम्पियर। इंडक्टर ओपन है, 0 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड सब पार्ट एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या हो गया? t टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये ओपन सर्किट वाला जो ये इंडिकेटर है इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एट व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉन्ग टाइम के बाद में इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है। तो इस इंडक्टर को यदि हम शॉर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या हो गया कि इंडक्टर के जगह पे एक सिंपल वायर आ जाएगा, रेजिस्टेंस, 0 रेजिस्टेंस का। ठीक है, और इंडक्टर जो है वो शॉर्ट क्यों हो जाता है? बेसिकली क्योंकि करंट वेरी नहीं कर रहा होता है, तो करंट वेरी नहीं करेगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। ठीक है, तो इंडक्टर इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट जो है वो क्या पाथ फॉलो करेगा? करंट जो है वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, R2 के अक्रॉस तो जाएगा ही नहीं, ये यहाँ से R1 से जाकर के सीधा इंडक्टर से होकर के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो I1 फाइनल, और ये अब की बार I3 फाइनल के बराबर है ना, इंडक्टर और R1 में ही करंट फ्लो कर रहा है। ये कितना हो जाएगा? E अपॉन R1, ये हो गया 12 अपॉन R1, कितना है? 2, 6 एम्पियर। ठीक है, और I2 फाइनल ये कितना हो जाएगा? ये 0 एम्पियर हो जाएगा। R2 के अक्रॉस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सारा करंट इंडक्टर के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो ये करंट्स हो गए इनिशियल और फाइनल, इंडक्टर के अक्रॉस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अब क्या पूछा है? द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन ईच ऑफ द रजिस्टर एंड इंडक्टर, है ना। तो I1 I2 I3 जो है वो टाइम के साथ में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम फंक्शन है ना, वो निकालते हैं। तो इसमें ऐसा करेंगे, करंट का लॉन्ग फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आता है ना, I3 को लेकर के चलेंगे अपन, लॉन्ग फॉर्म का एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, और जो रिजल्ट जो निकलेगा ना, है ना, इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेगा, तो उसको यूज करके आप इस तरह के जो सर्किट्स होंगे ना, उसमें बिना वो लॉन्ग फॉर्म एनालिसिस किए आप सीधा करंट की वैल्यूज जो है वो लिख सकेंगे। ठीक है, करते हैं उसको। तो अब किसी भी जनरल टाइम t के लिए अपन I1 I2 और I3 का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले आउटर लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं।
ये जो आउटर लूप है जिसमें R1 और L आ रहा है, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो E क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस L di3/dt। ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में, तो ये कैसे आया है ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन। तो एक इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो है ये वाला लूप ले लेते हैं, R2 और L वाला। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, I2 R2 है ना, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड यहाँ के बराबर होगा, ये हो जाएगा L di3/dt। ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक। और इस वाले नोड पे करंट एनालिसिस अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 जो है वो I2 प्लस I3 के बराबर आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो अपने को ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको I3 के टर्म्स में लाना है। ठीक। तो ऐसा करते हैं, 2 और 3 में से I2 एलिमिनेट करते हैं, तो I2 की वैल्यू यहाँ से लेकर के इसमें डाल देते हैं 2 में, तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस I3 R2 इज इक्वल टू L di3/dt। ठीक है। ये इक्वेशन 4 हो गई। तो अब इक्वेशन 4 में से I1 की वैल्यू लेकर के हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ से I1 की वैल्यू हम इसमें 1 में डाल देते हैं, और डाल करके यदि हम रीअरेंज कर दें तो अपने पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता है। क्या आता है, ER2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 I3 इज इक्वल टू L di3/dt। ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास। क्या इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है इसको हमने जो बिल्कुल सिंपल आरएल सर्किट किया था उससे यदि आप एक बार कंपेयर करें तो आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। ये सिंपल आरएल सर्किट था, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और बैटरी जिसका ईएमएफ ई है। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, E इज इक्वल टू IR प्लस L di/dt। ठीक है। देख रहे हैं, ये दो इक्वेशंस जो हैं इनके बीच में बिल्कुल क्लियर सिमिलरिटी अपने को लग रही। ठीक है। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो ये दिख रहा है, ये वाली इक्वेशन से हमने ये जो पूरा जो सर्किट था इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। ठीक है। I3 के रिस्पेक्ट में यदि I3 का एनालिसिस हमको करना हो तो I3 के रिस्पेक्ट में ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये सर्किट इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, जहां पे R जो है, R की जगह R इक्विवेलेंट आ जाएगा और EMF E की जगह E इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है। E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना है, इस सर्किट का, ये सिंप्लीफाइड सर्किट का R इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, अभी इंटरप्रेट भी कर लेंगे अभी इसको कि ऐसा क्यों आ रहा है, उसका आपको फील आ जाएगा। R इक्विवेलेंट ये आ गया और E इक्विवेलेंट जो है वो क्या आ गया, ER2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, जो जैसे ये जो सिंपल सर्किट होता था इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता था, L/R। ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट होगा, जो सिंप्लीफाइड सर्किट अपन ने किया, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, L तो सेम ही रहेगा अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा, ये R इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है कि ये R इक्विवेलेंट R1 पैरेलल टू R2 है। R1 R2 को पैरेलल में लगा देंगे तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज इसको नोट करें कि सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो करंट बढ़ रहा हो चाहे करंट घट रहा हो, ठीक है, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा हो चाहे डीके कर रहा हो, टाइम कांस्टेंट सेम ही रहता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाउ 1 टाइम कांस्टेंट से तो करंट इंक्रीज किया किसी सर्किट में और टाउ 2 टाइम कांस्टेंट से डीके किया, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, यदि सर्किट में करंट पीक आ जाए और उसके बाद में हम सारी बैटरीज खत्म कर दें, ठीक है, तो उसके बाद में जिस टाइम कांस्टेंट से जिस रेट से इंक्रीज कर रहा था उसी रेट से घटेगा। तो इसमें यदि हमको डीके कराना हो इस वाले सर्किट में, तो हमको क्या करना है, इस बैटरी को शॉर्ट कर दें, बैटरी को हटा दें, उसकी जगह सिंपल वायर लगा दें, तो क्या होगा, करंट घटेगा। अब आप देखें कि ये जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 पैरेलल टू R2, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी सर्किट में यदि हमको टाइम कांस्टेंट पता करना है, ठीक है, इस तरह का सर्किट है, हमको यदि टाइम कांस्टेंट पता करना है, मतलब L/R इक्विवेलेंट पता करना है, तो हम जितने बैटरीज हैं, यहाँ पे तो एक बैटरी है, एक से ज़्यादा बैटरी भी हो सकती है किसी उसमें सर्किट में, सभी बैटरीज को शॉर्ट कर दें, ठीक है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, है ना, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमारे पास में ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इंटरप्रिटेशन हो गया कि आर इक्विवेलेंट कहाँ से आया। अब ई इक्विवेलेंट देखते हैं कि ई इक्विवेलेंट की ये वैल्यू क्यों आ रही है। तो अब इसमें ये देखें, यदि ये इक्वेशन इस वाले सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है I3 के फॉर्म में लिखी हुई है, इसमें I2 और I1 नहीं है ना, I3 के फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन। तो इस सर्किट के कारण, और ये सर्किट यदि ऊपर वाले सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है ना, तो इस वाले सर्किट में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, इस वाले सर्किट में I3 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये I3 एग्जैक्टली यही वाला I3 है, ठीक है। तो जो इस इक्विवेलेंट सर्किट में जो I3 की फाइनल वैल्यू होगी और ये ऊपर वाले सर्किट में जो I3 की फाइनल वैल्यू होगी, ये तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एग्जैक्टली इस I3 की तरह बिहेव करेगा इन टर्म्स ऑफ किस रेट से राइज कर रहा है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है ना, वो इस I3 से डिफर नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ये I3 के टर्म्स में लिखी हुई अपन, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस वाले सर्किट में I3 जो है वो किस तरह से वेरी करता है, तो अपने मालूम, I3 मैं इस वाले इक्विवेलेंट सर्किट का लिख रहा हूँ, I3 किस तरह से वेरी करेगा, E इक्विवेलेंट बाय R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, और टाउ को मैं टाउ इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, ठीक है। टाउ तो अपन ने डिस्कस कर लिया है ना, ये टाउ इक्विवेलेंट था, इसमें तो और एनालाइज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस इक्वेशन में ये जो E इक्विवेलेंट बाय R की वैल्यू है, ये I3 की फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, है ना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये I3F के बराबर होना चाहिए। I3F क्या है, 6 एम्पियर, ठीक है, तो ये 6 एम्पियर होना चाहिए। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, है ना, R इक्विवेलेंट जो है वो 6 एम्पियर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कितना आता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये E अपॉन R1 ही हो गया, ठीक है, ये R2 और R1 प्लस R2 तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर, दिख रहा। ये इनफैक्ट ये जो ये आप देखें ER2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या वैल्यू है, ये R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वेरी कर रहा है ना, इंडक्टर के अक्रॉस भी सेम ही होना चाहिए, है ना, ये दोनों तो पैरेलल में है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये R2 के अक्रॉस EMF है, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस EMF जो है वो किससे गवर्न हो रहा है कि R2 के अक्रॉस EMF क्या है, या R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, वो करेक्ट सेंटेंस हुआ, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये है, दिख रहा है। तो ये गवर्न कर रहा है कि इसमें EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये E इक्विवेलेंट का ये इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास में R इक्विवेलेंट आ गया, है ना, E इक्विवेलेंट आ ही गया, टाइम कांस्टेंट अपन निकाल सकते हैं। तो अब तीनों करंट की जो टाइम वेरिंग इक्वेशंस हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2 × 4 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 6, तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका 4/3 ओम,
ठीक है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, L अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, L है 2 अपॉन 4/3, तो ये हो गया 3/2 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज डालते हैं। I3 ये कितना हो गया, इसको E के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका E अपॉन R1 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो गया, 6 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t/3। ठीक है, I2 अच्छा, टाइम कांस्टेंट हर सर्किट का जो एलिमेंट है उसमें जो भी करंट राइज या फॉल कर रहा है उसके लिए सेम ही रहता है। ठीक है, तो I2 की इनिशियल वैल्यू क्या है, 2, और फाइनल वैल्यू क्या है, 0। इनिशियल वैल्यू 2 है और फाइनल वैल्यू 0 है, तो सीधा अपन लिख सकते हैं कि I2 इनिशियल ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्विवेलेंट, तो हो गया 2 ई टू द पावर माइनस 2t/3। ठीक है, अच्छा, I1 क्या है, हर टाइम पे I2 प्लस I3 का सम है, तो I1 जो है वो इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t/3 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2t/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 माइनस 4 ई टू द पावर माइनस 2t/3 है ना, ये I1 आ गया। तो ये आपके ये 3 रिजल्ट हो गए। I3 का रिजल्ट जो है वो ये आ गया। ठीक है, I2 जो है उसका एक्सप्रेशन ये आ गया और I1 का एक्सप्रेशन जो है वो ये आ गया। ठीक है, ये आपके आंसर